हिमाचल कांग्रेस में खलबली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। 2 विधायकों की पार्टी छोड़ने के सदमे से उबर रही कांग्रेस के पैरों तले से उस समय जमीन खिसक गई जब सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजकर अनदेखी के आरोप लगा दिए। उधर कांग्रेस से आए विधायकों के खिलाफ अब बीजेपी में ही घोर विरोध होने लगा है। क्या है हिमाचल का चुनावी माहौल और आगे क्या बन रहे हैं आसार? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल कांग्रेस में बड़ा बवाल। जी हाँ, बात कांग्रेस की करेंगे। राजेश, देखिए, कांग्रेस जद्दोजहद में जुटी है एक बार फिर से सत्ता में लौटने की। बिल्कुल, कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब हमारी बारी है हमेशा की तरह। लेकिन एक आप समझिए कि एक मुसीबत से निकलती है कांग्रेस, इन दिनों हम देख रहे हैं, तो दूसरी में फंसती है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा साहब वो नाराज हो गए पार्टी से। राजेश, बिल्कुल, क्या मामला है, क्या नाराजगी है, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं आनंद शर्मा। उन्होंने कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश स्टीयरिंग कमेटी से रिजाइन कर दिया अग्निहोत्री जी, और कांग्रेस की संचालन समिति से आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। और अगर हम चुनावों से पहले इसको देखते हैं तो कांग्रेस को एक तरह से हिमाचल में ये झटके पे झटका कहा जा सकता है। और उन्होंने बाकायदा इस्तीफा जो सौंपा है, इसकी अगर हम 2 तरीके से देखते हैं तो पार्टी के लिए नुकसान की परिस्थितियां प्रदेश के चुनावी दौर में अब सामने आने जा रही हैं। पहली चीज तो इसमें यह लग रही है अग्निहोत्री जी कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई ऐसा लग रहा है कि अभी खत्म नहीं हुई है, जिसके दावे कांग्रेस कर रही है। यूनाइट कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, लड़ाई जो अंदर खाते चली है जग जाहिर होना शुरू हो गई है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को लीडरशिप की कमी प्रदेश में खलने लगी है। जिस तरह से चेहरा पार्टी का कोई है नहीं, हर कोई आगे आने की कोशिश कर रहा है, डिसिप्लिन पार्टी में नहीं हो रहा है। और जिस तरह की आरोप जिस तरह के आनंद शर्मा ने आज लगाए हैं, क्या शिकायत क्या है शर्मा वो साहब बड़े को? गंभीर है। बिल्कुल, देखिए, उनके आरोप जिन्होंने इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है, 2-3 चीजें उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल 2022 से, यानी कि अप्रैल में जब कांग्रेस ने जितने भी प्रदेश के लिए अलग कमेटियां बनाई हैं, उसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। लेकिन ना तो उनको किसी बैठक की पार्टी सूचना दे रही है, ना ही उनसे कोई सलाह ली जा रही है। तो फिर वो अध्यक्ष किस चीज के हैं? मीटिंग में भी नहीं बुला रहे हैं। ये सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। किसी भी बैठक का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। जो पार्टी का कोई भी निर्णय होता है उसको उन्हें बताया नहीं जाता, कोई राय तक नहीं ली जा रही है। इसी कारण है, यही वजह है कि उन्होंने पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। जी राजेश, देखिए, और साथ ही उन्होंने ये जरूर कह दिया है जी कि मैं प्रचार करता रहूंगा। मतलब इसका इशारा यही है कि देखिए, मेरी ये नाराजगी से दूर करिए, पार्टी के साथ में बना हुआ। राजेश, एक और पहलू पे भी हम नजर डाल लेते हैं। आनंद शर्मा साहब एक बहुत महत्वपूर्ण समिति में, दूसरी में भी है। इसको तो चलिए, इस कमेटी को तो हेड कर रहे हैं वो, जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी ये एक्सेप्ट होता है नहीं होता है, उनको मनाया जाता है, बाद की बात है। लेकिन एक और बहुत जो सबसे महत्वपूर्ण है राजेश, चुनाव बहुत नजदीक आ गए। चुनाव समिति जो है कांग्रेस की, जो कैंडिडेट का चयन करेगी, एक सही है, उस कमेटी के भी ये सदस्य हैं। लेकिन क्या आनंद शर्मा ने वहां से भी इस्तीफा दिया क्या? क्योंकि देखिए, ये कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर कोई नेता चाहेगा तो वो अपने लोगों को थोड़ा अधिमान दे सकता है। ये क्या कहेंगे आप? यहाँ हुआ कुछ ऐसा? और इसके साथ ही मेरा एक और इस सवाल में जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पे क्या असर पड़ने जा रहा है इन चीजों का? बिल्कुल, देखिए, दो तरह का प्रश्न है आपका। पहला कि क्या उन्होंने चुनाव समिति से इस्तीफा दिया है, तो उसकी सूचना नहीं है, वहां से इस्तीफा नहीं है। इस्तीफा जो दिया गया है वो संचालन समिति के अध्यक्ष पद से अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन उनकी वो लाइनें याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने आरोप ये लगाया कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनसे कोई राय तक नहीं ली जा रही है, उन्हें बैठकों तक में नहीं बुलाया जा रहा है। तो फिर ज्यादा भरोसा रखने की अब एक तरह से उम्मीद भी नहीं है कि वो चुनाव प्रचार समिति में या चुनाव समिति में जिस तरह से उनकी हिस्सेदारी होगी क्या नहीं होगी, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हम कांग्रेस पे इसका असर देखते हैं कि चुनावी साल में इस चीज का असर होने क्या जा रहा है, जिस तरह से इस्तीफों की एक तरह से कांग्रेस के लिए कहें तो परिस्थितियां ठीक नहीं है अग्निहोत्री जी। कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ रहा है। अब कार्यकर्ता भी एक तरह से दुविधा में है।
दूसरी चीज कि जितने भी उनके शुभ चिंतक हैं अब उन पे किस तरह से भरोसा किया जाए, क्या वो पार्टी के लिए काम करेंगे। आनंद शर्मा ने तो कह दिया कि वो एक तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे बाकियों का, लेकिन सवाल ये है कि चुनावी साल में कांग्रेस जिस तरह से उनको आगे रखना चाहती है, ये एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, क्या आनंद शर्मा अब उस तरह से साथ देंगे पार्टी का? सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। जी राजेश, देखिए हालांकि हम याद रखें आनंद शर्मा साहब को कांग्रेस ने हाईकमान ने दोबारा से राज्यसभा में नहीं भेजा है। एक तो ये ध्यान रखिए, गुलाम नबी साहब जैसे हैं बड़े लीडर है आनंद शर्मा जी भी। दूसरी बात है उनकी राजेश की हिमाचल की स्थानीय राजनीति से या प्रादेशिक राजनीति से वो हमेशा दूर रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ, एक समय पे गांधी परिवार के सबसे नजदीकी लोगों में से एक थे। सही है राजेश, बड़ी बात है अब ये देखना कि इस पे कितना असर होगा स्थानीय राजनीति पे। आनंद शर्मा के इस कमेटी से निकलते ही हो सकता है उनका इस्तीफा मंजूर ही ना हो, लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर वो मान लीजिए नहीं मानते हैं तो क्या वो चुनाव समिति में बने रहना चाहेंगे, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले यही समिति है जिसके हाथ में सारी गेम है राजेश। बिल्कुल यही समिति है, सब जानते हैं। सही है, वजह क्या है, इस पे बड़ी नजर रखने की जरूरत है इसके बाद। अच्छा राजेश, अगर ये तो हो गई कांग्रेस की बात, आनंद शर्मा साहब की बात, और कांग्रेस जिस अभी एक और झमेले में या आप ये कहिए परेशानी में दिख रही है, इस वजह से जाहिर है बड़ा नाम है आनंद शर्मा। स्थितियां तो भाजपा के लिए भी आदर्श नहीं है। बिल्कुल, अब आप देख लीजिए बात, जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के पवन काजल साहब, बिल्कुल भाजपा में आ गए, बड़े जोर शोर से आए, दिल्ली में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शामिल किया। मुख्यमंत्री स्वयं वहां मौजूद थे क्योंकि वो एक बड़ा फिगर है राजेश। लेकिन कांगड़ा में वो जहां जिस भाजपा में वो आए हैं वहां की स्थानीय भाजपा खिलाफ हो गई है बिल्कुल पवन काजल के, और नहीं, आप ये देखिए कि पार्टी को ही आंखें दिखा दी हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। सही है, इतने निराश हैं वो स्थिति से। बिल्कुल, कैसे देखते हैं आप, क्या मामला है? बिल्कुल सही है। देखिए अब बीजेपी के भीतर भी अगर कांगड़ा की जहां तक बात है, कांगड़ा में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई अग्निहोत्री जी। पार्टी का जितना भी बीजेपी का कांगड़ा का मंडल है एक तरह से बागी हो गया है। पवन काजल पे उन्होंने पैराशूटी लीडर का एक तरह से आरोप लगा के उनकी एंट्री पे आंखें लाल कर ली है पार्टी के खिलाफ। इसी को लेकर पिछले कल सर्किट हाउस धर्मशाला में जो भाजपा की बड़ी महत्वपूर्ण एक बैठक हुई, इसी मसले को सुलझाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही क्योंकि इस बैठक में कोई निष्कर्ष निकला नहीं। इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि कांगड़ा मंडल में जितने भी भाजपा के जो पूर्व कैंडिडेट रहे हैं, संजय चौधरी उस बैठक में नहीं पहुंचे, और जो धड़ा इस बैठक में पहुंचा उस धड़े के तेवर भी इस तरह से तीखे थे अग्निहोत्री जी कि जिन्होंने पवन काजल की बीजेपी में जो एंट्री हुई है उस पर सवाल खड़े कर दिए हाईकमान के साथ। दो तरह के आरोप हाईकमान पे भी यहां भाजपा लगा रही है। पहला ये कि बीजेपी में अगर इसी तरह पैराशूटी लीडर्स की एंट्री होती रहेगी तो जो पार्टी के कार्यकर्ता 30-35 वर्षों से पार्टी की सेवा में लगे हैं उनका भविष्य क्या है, उनका करियर क्या है। दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण है कि बाकी लोगों को जो लंबे अरसे से लगे हैं उनको पार्टी आगे बढ़ने का मौका कब देगी। तो इस तरह के आरोप लगा के इस तरह से एक तरह से अगर आप देखिए बगावती सुर कांगड़ा भाजपा में पवन काजल की एंट्री से उठना शुरू हो गए। बिल्कुल राजेश, आपने बिल्कुल सही पिक्चर सामने खड़ी कर दी, हमारे दर्शक समझ रहे हैं इस चीज को कि अच्छा राजेश, भारतीय जनता पार्टी जी का एक दावा है जिसपे बड़ा लोग मानते हैं कि वो सही भी है कि हमारे संगठन के कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। सही है, आप ये देखिए बूथ लेवल से लेके कहीं तक भी बिल्कुल बहुत मजबूत है पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। पन्ना प्रभारी, अब तो पन्ना की भी बात होती है राजेश। सही है राजेश, संगठन की मजबूती भाजपा की एक खासियत है, लेकिन बिल्कुल आप देखिए जब पार्टी कहीं बिना आप कहिए कि संगठन के लोगों को विश्वास में लिए जी जब कोई बड़ा निर्णय कर ले तो क्या यही मजबूती जो है वो पार्टी के लिए मुसीबत भी बन सकती है क्या? आप ध्यान दीजिए जी, भाजपा ने खुद कहा है कि अभी कांग्रेस के और बड़े नेता हमारे संपर्क में और जल्दी ही वो भाजपा में आने वाले हैं। बिल्कुल, आप पहले देखिए निर्दलीय विधायक होशियार सिंह देहरा में आए, अभी तक भी वो चिंगारी अभी शांत नहीं हुई है पूरी तरह। अब कांगड़ा में नया, तो जो लोग भाजपा में आने की तैयारी कर रहे हैं कहीं वो बिदक तो नहीं जाएंगे कि अरे हम जाते हैं कल को न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्या स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो दो चीजें चली थी अग्निहोत्री, पहला जोगिंद्रनगर के निर्दलीय विधायक की बीजेपी में एंट्री हुई थी, वहां पे बवाल पैदा हो गया सामने आ गया। बिल्कुल, उसके बाद देहरा के विधायक की एंट्री हुई तो वहां पे विवाद पैदा हो गया, रविंदर रवि वहां खड़े हो गए। अब जिस तरह से दो विधायकों की एंट्री हुई जिसमें पवन काजल है कांगड़ा से और नालागढ़ से लखविंदर राणा है, दोनों ही जगह देखें तो परिस्थितियां बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। कांगड़ा का जिक्र हमने कर लिया, लखविंदर राणा के स्वागत के लिए ना तो मंडल
के अध्यक्ष वहां पहुंचे, ना कोई बड़ा नेता वहां पहुंचा। तो सवाल संगठन पे अब इस तरह से उठने लगे हैं कि 2-3 तरह से सवाल उठने लगे हैं अग्निहोत्री जी, कि नेताओं की अगर इस तरह ही एंट्री होती रहेगी तो फिर बाकियों का क्या होगा। और दूसरा ये कि जब प्रत्याशियों का जो टिकट को लेकर जिस तरह से संगठन भी कहता है कि बीजेपी भी कहती है कि यहां ग्रास रूट से जुड़े हुए नेता को आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा मौका दिया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री तक का जिक्र होता है कि उन्होंने चाय बेची, उसके बाद संगठन के लिए महत्वपूर्ण पदों पर रह के कैसे आगे बढ़ते रहे, कैसे काम किया। प्रेम कुमार धूमल साहब का जिक्र होता है, शांता कुमार जी का जिक्र इसमें होता है, जयराम ठाकुर साहब का जिक्र होता है कि कैसे उन्होंने कितने आम परिवार से आगे बढ़े के संघर्ष की राह अख्तियार करते हुए पार्टी के लिए काम किया और पार्टी ने उन पे भरोसा जताया। लेकिन जब इस तरह से दूसरे दलों के नेता, उन दलों के नेता जब सामने आते रहेंगे जिन दलों के खिलाफ आपने पिछले, आप मान के चले कि 10 साल से या 1 दशक से लंबे अरसे से आपने बगावत एक तरह से मोर्चा खोल रखा है, जिन नेताओं की नीतियों का विरोध मंडल के कार्यकर्ता करते रहे हैं, जिन नेताओं का विरोध सरेआम करते रहे, उनको साथ लेकर चलने में अब मंडल कैसे साथ लेकर चलेगा, यह भी एक सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बन रही है। इस तरह के उदाहरण फिर कैसे पेश आएंगे टिकट को लेकर या अपने भविष्य को लेकर ऐसे पैराशूटी लीडर्स से अगर हम देखें तो कार्यकर्ता सवाल अब संगठन से करने लगे हैं। जी राजेश, देखिए एक कहावत है कि राजनीति में 2+2 का मतलब हमेशा 4 नहीं होता है। बिल्कुल वही ये भी कहा जाता है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि हर बयान का वही मतलब नहीं होता है जो कहा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने यह भी कई बार कहा है और कई स्तर पर कहा है कि हम जब कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं तो हम विनेबिलिटी भी देखते हैं, जीतने की क्षमता भी देखते हैं। तो ये यहाँ दो परस्पर टकराव हैं बयानों के और विचारधारा के, जो एक ही पार्टी की है। इलेक्शन के नजदीक कुछ ऐसा होता रहता है। अब देखते हैं इसको भाजपा कैसे टैकल करती है। अगर कांग्रेस मुसीबत में है तो भाजपा को भी अभी कुछ सवाल शायद घर में ही देने हैं, सही ऐसा लगता है। तो अभी दोनों ही तरफ है। अच्छा, एक अगर हम और बात कहें इसमें तो जेपी नड्डा साहब, ये हिमाचल के लिए सभी लोग कहते हैं कि गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचली हैं। बिल्कुल, और उन्होंने अपना प्रभाव भी बहुत दिखाया है। आप देखते हैं हमेशा छाए रहते हैं मीडिया में, नेशनल मीडिया में भी। राजेश, वो आजकल हिमाचल दौरे पे हैं। सही, नड्डा साहब आज थे एचपीयू में, बिल्कुल, साथ में मुख्यमंत्री साहब भी थे। क्या क्या हुआ? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अलंकरण समारोह था अग्निहोत्री जी। आज वहां पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा थे, बॉलीवुड के अभिनेता अनुपम खेर वहां थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उस समारोह का हिस्सा बने, कैबिनेट के मंत्री वहां मौजूद थे। बिल्कुल, और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां थे, और साथ ही साथ फिर ठियोग के विधायक राकेश सिंघा भी उस समारोह का हिस्सा बने। 2-3 तरह की चीजें यहाँ सामने आई, क्योंकि जेपी नड्डा साहब यूनिवर्सिटी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं या एससीए के अध्यक्ष भी यहाँ रहे हैं, तो यहाँ पे वो पहुंचे थे, तो भावुक एक तरह से वो भी हो गए। दूसरी तरफ भावुक अनुपम खेर हुए, जिन्होंने पूरा श्रेय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को दे दिया अग्निहोत्री जी की। जितना भी बॉलीवुड में नाम उन्होंने कमाया है, अपने अभिनय की छाप जो छोड़ी है, इसी विश्वविद्यालय की बदौलत वो कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के पहले नाटक का मंचन इसी विश्वविद्यालय के सभागार में किया था। अलंकरण ये समारोह था, बहुत एक भव्य कार्यक्रम, ये राजधानी शिमला के समर हिल में हुआ अग्निहोत्री जी कैंपस में। जी जी, देखिए एल्यूमिनी मीट थी राजेश, सभी पूर्व छात्र थे, सभी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग एक साथ नजर आए। अभिनय की दुनिया के जो आप अभिनय सम्राट भी जिन्हें कह सकते हैं, हीरो, या अनुपम खेर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे वो आप कह सकते हैं। अच्छा राजेश, एक और चीज, इससे पहले एक बहुत बड़ा एक वीडियो जो है वो वायरल हो रखा है आज हिमाचल में, उस पर मैं आपसे चर्चा करूं। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे ही ये कार्यक्रम पूरा हुआ या उससे पहले भी, खासकर बाद में जब कार्यक्रम खत्म हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर, नड्डा साहब बाहर आए, मुख्यमंत्री साथ थे। राजेश, आम जनता से मिले, वो आम लोगों से मिले, उन लोगों से मिले जहां वो छात्र रहते हुए, सही है, जिनके पास उनका उठना बैठना था हमेशा ही। ये क्या इशारा देता है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, इशारा यही देता है अग्निहोत्री जी की जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब ये समर हिल चौक पे पहुंचे तो वहां जितने भी दुकानदार थे उनसे मिले, वहां दुकान थी, उन्होंने पुरानी यादों को वहां जेपी नड्डा साहब ने ताजा किया। दुकानदार की उस दुकान में जाकर बैठे, जहां उन्होंने उस वक्त को याद किया जब वो प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र थे। और अगर हम इसको देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वहां
वहां जिस तरह के कहा कि यहाँ चाय पीने के लिए अपने साथियों के साथ बैठते थे, दुकानदार से वहां उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने का मकसद यही है, या संदेश देने का मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होना चाहिए, उसको अपने संघर्ष के दिनों की याद होनी चाहिए कि संगठन के लिए कितनी दुश्वारियों को झेलते हुए उन्होंने काम किया है। और दूसरी तरफ संदेश बिल्कुल साफ जेपी नड्डा साहब ने भी दे दिया, आत्मीयता भी दुकानदारों के साथ दर्शा दी, और यादें जो छात्र नेता के तौर पे यादें उनकी जहन में थी वो भी आज शिमला में जीवंत हो गई। हाँ राजेश, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी कभी वहां जाएं जहां हम कभी पढ़े हैं। सही है, तो बहुत अच्छा लगता है, आप उसी ट्रांसफॉर्म जैसे हो जाते हैं। सही, बिल्कुल वही सब कुछ याद आता है। नड्डा साहब को देख के आज हर किसी को वो याद आया जो कि अभी छात्र जीवन पूरा कर चुके हैं, उन सभी लोगों को ऐसा भी लगता है। अच्छा राजेश, अब मैं अपने अंतिम प्रश्न पे आता हूं जो कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की। एक वीडियो वायरल हुआ है आज हुआ है। ये वीडियो रात के समय का है क्योंकि सोलन का है, आज का नहीं है, लेकिन आज सामने आया है राजेश। इसमें नड्डा साहब जी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं। हालांकि किसी को शक नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा चाहता हो तो वो कुछ इशारा करके, कौन सा इशारा, कौन सा वीडियो राजेश? बिल्कुल, देखिए वीडियो सोलन का है जहां जेपी नड्डा के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी वहां शुरू कर दी। उनके साथ गाड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी सवार थे। देर रात का ये वीडियो है, सोलन का ये वीडियो है, और वहां नारे जब लगना शुरू हुए अग्निहोत्री जी की एक बार जयराम, बार बार जयराम, ये जब नारे लगने वहां शुरू हो गए, जगत प्रकाश नड्डा के पक्ष में नारे लगने जब शुरू हो गए, तो जेपी नड्डा साहब ने वहां कार्यकर्ताओं को रोका और एक बात उनसे कही कि मैं एक संदेश यहां देने आया था। आपके नारेबाजी ने वो संदेश बिल्कुल साफ कर दिया, और संदेश यही था कि जयराम ठाकुर वर्तमान जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, पार्टी का इन चुनावों के लिए वही सबसे बड़ा चेहरा भी होने जा रहे हैं। इस तरह का संदेश उन्होंने दे दिया, या कार्यकर्ताओं को कह दिया कि आपने बिल्कुल मेरा संदेश साफ कर दिया है। यही तस्वीर हिमाचल प्रदेश की 2022 के इन चुनावों के लिए बन रही है जी। और दूसरा साथ ही उन्होंने ये तो कह दिया कि जयराम ठाकुर साहब ही दूसरी बार हमारे प्रत्याशी होंगे। सही हमें जैसा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, जो साथ ही ये भी कह गए कि बार बार जयराम दोबारा भी चुनिए। बिल्कुल।